चलो, तो बहुत दिन बाद फिर से एक बार, है ना जी, यूट्यूब पे, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस साथ साथ। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके हैं ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ट्रायंगल के 3 साइड का मेजरमेंट निकालते थे विद द हेल्प ऑफ एंगल, किसी एक एंगल से। तो उसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ है डेली लाइफ में। ठीक है, तो क्या हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं? नहीं, इसमें पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक पोल दिखा दिया तुमको यहाँ पे, ठीक है, अब बोला कि बेटा एक सीढ़ी लगाने हैं, है ना, केवल सीढ़ी की हाइट पता है, सीढ़ी की हाइट पता है, मान लो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर ऐसी पता है, और ये सीढ़ी लगा दिया सीधे ऐसे। अब बोला कि अब बताओ इस पोल का हाइट कितना होगा। तो इसके 2 उपाय हैं पोल की हाइट बताने के। पहला, जब पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता था तो पोल की हाइट कैसे मापी जाती थी वो सुनिए, ओल्ड मेथड, यानी कि उस समय का एंशिएंट मेथड। ठीक है, तो एंशिएंट मेथड ये बोलता है ट्रिग्नोमेट्री का कि अगर इस पोल की हाइट मापनी है, इस पोल की हाइट मापनी है, तो एक आदमी नीचे रहेगा और एक पोल पे चढ़ेगा, और पोल पे चढ़ चढ़ कर यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, समझ आया? वो जो मेजरिंग टेप होता है उसको पॉकेट में डालेगा, ऐसे लेकर पोल तक चढ़ेगा। पोल पे चढ़ने के बाद यहां से फिर मेजरिंग टेप को गिराएगा और बोलेगा देखो ये नीचे वाला कितना हाइट हुआ, तो नीचे इतना दिखा रहा है, ऊपर इतना दिखा रहा है, मेजर कर लिया। जब ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ तो अब आदमी को पोल पे चढ़ने से छुटकारा मिल गया। अब वो क्या करेगा, 2-3 कामें करेगा। अगर उसके पास कैलेडोस्कोप है तो एक डिवाइस होता है जिसमें आप ऐसे देखना है आंख से, और उसमें एंगल बता देगा कि मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़े होकर, यहाँ पे कोई पर्सन जो है खड़ा होकर उसके हेल्प से अगर देख रहा है इसको, पोल की हाइट को, यानी कि इसके टॉप को, तो ये कैलेडोस्कोप एंगल बता देगा कि मान लो ये कितना एंगल हुआ। ठीक है, 30 डिग्री हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, बता दिया। मान लो ये 30 डिग्री हुआ, और अभी हाइट नहीं पता सीढ़ी की, बस उसने सीढ़ी को देखा और पोल का टॉप का हाइट बता दिया। सीढ़ी भी हटा दो, ऐसे भी हटा दो, ये सीढ़ी भी हटा दो। मान लो उसने ऐसे खड़ा हुआ और उससे देखा इसकी टॉप को, और इसका टॉप जो है 30 डिग्री के एंगल पे इसको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये यहाँ पे खड़ा है तो यहां से तो चल के यहां तक जा ही सकता है ना, तो यहां से ये चल के गया तो इसको पता चल गया कि ये 5 मीटर का डिस्टेंस है और ये 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। अब बिना पोल पे चढ़े हुए ये पर्सन इस चैप्टर के हेल्प से इसका हाइट निकाल लेगा। तो जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तब ये ओल्ड मेथड था, अब ये नया मेथड है ना। तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें समझनी होंगी। पहला समझना होगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे, बस समझा रहे हैं, डेफिनेशन तो ऐसे भी नहीं आने आप। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते किसको है, तो यही वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है। मान लो ये पर्सन है यहाँ पे खड़ा है और ऐसे देख रहा है, मान लो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहां से इस पोल को, ये पोल है, इसको उस डिवाइस से ऐसे देख रहा है, और जब देख रहा था तो ग्राउंड से इसका जो एंगल बन रहा है ये मान लो 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो चूंकि अपने आंखों से इसको देख रहा है, इसके टॉप को, तो ये यही जो एंगल कहलाता है, ये जो 30 डिग्री बना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक चीज और याद रखना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, यानी कि अगर मैं इसको ABC बोलूं तो ये जो AC लाइन है, AC, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट, SIGST। यानी कि जिस व्यू से हम ऐसे देख रहे होते हैं यही मेरा होता है लाइन ऑफ साइट। समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब देखिए, तो ये जो AC है, ये यहां से ये, इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो जब ये लाइन ऑफ साइट होगा और ये पोल की हाइट है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये वाली जो लेंथ होती है डेट इज BC,
दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि इसी होरिजन के अलोंग हमने इसी हॉरिजेंटल लाइन पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है। समझ आ रहा है? अब हमने इस केस को उल्टा कर दिया, जिसको हम पढ़ेंगे अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन में। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होने वाला है, यानी कि जो बच्चा अब नीचे खड़े होकर उस एंगल को मेजर कर रहा था, देख रहा था, ठीक है, अब वो क्या करेगा? तो अब वो थोड़ी सी हाइट पे जाएगा और वहां से उन सब चीजों को देखना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको लेवल भी बोल सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? अब ध्यान से सुनना, वही पोल है। इस बार बच्चे को जैसे ना तैसे करके हम यहां पे बैठा दिए, बोले कि बेटा अब नीचे देखो। अब यहां से खड़ा होकर लेट कर ऐसे पांव ऊपर रहेगा, अच्छा ऊपर तो नहीं रहेगा, मतलब ऐसे पांव रहेगा, ठीक है, और ऐसे अब ये नीचे देख रहा है, ऐसे। समझ आ रहा है? तो जब ये नीचे इस ग्राउंड को देखेगा ना, तो यहां से इसका कुछ डिस्टेंस बनेगा इस लाइन से, ये ग्राउंड का, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं इसको, और यहां पे तो ये डिप्रेशन होकर देख रहा है, यानी कि डिप्रेस होकर नहीं, नीचे की तरफ देख रहा है ना, ये नीचे की तरफ ऐसे देख रहा है इसको, देखो ये नीचे की तरफ देख रहा है ऐसे। तो इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसके आंखों के सामने से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम सीधा। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो लाइन है वो हमेशा इस लाइन के पैरेलल होगा। जैसे ये लाइन था हॉरिजॉन्टल, और यहां पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसके पैरेलल होगा, बट यहां पे जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो डिप्रेशन में ये जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो उसके आंखों के पैरेलल, यानी कि ये उसका होरिजन मान लो यहाँ पे लेटा हुआ है, तो आंखों के सामने से जो लाइन गया इसको होरिजन बोलेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन या होरिजॉन लेवल हो गया इसका। ठीक है, होरिजन लेवल हो गया, होरिजन लेवल, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल या होरिजन लेवल बोलते हैं। अब यहां से नीचे देख रहा है ना, तो देखो ये वाली जो एंगल बनेगी, यहां पे कुछ एंगल बनेगा, थीटा, 30, 60, 80, कुछ भी, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड लेवल पे देख रहा है। अगर हम लाइन एंड एंगल पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, तो हमें ये पता है कि ये लाइन सिंस इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो एक बात समझ आ रही है कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब इस केस में तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह काम कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर देखे तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन का ही यूज करेंगे, यानी नीचे वाली एंगल का। ये नाम का होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट इसको समझकर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। क्योंकि यहां पे 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60, ये 80 है तो ये भी 80। समझ आ रहा है? और एंगल हमेशा क्लास 10th में जो एंगल बनेंगे हमेशा वो कभी 0 नहीं बन सकता, ना ही कभी 90 मिलेगा। आज तक कोई सवाल 0 और 90 पे आया ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। तो जब भी ये एंगल दोनों बनेंगे ना, वो हमेशा कितने डिग्री पे बनेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। वो एंगल हमेशा आपका बनेगा या तो 30 डिग्री का, या 45 का, या 60 का। इसके अलावा एक एंगल नहीं बनने वाला है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि 30, 45 और 60 यही 3 एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही तीनों से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आपको प्रॉब्लम होता है ना साइन का वैल्यू याद करने में, कॉस का और टैन का, क्योंकि इसमें केवल हम 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करने वाले हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? साइन, कॉस और टैन। हाँ, बुक में दिया रहता है कहीं कहीं कि आप यूज कर लीजिए कॉसेक का, सेक का, कॉट का, लेकिन मत करिए, मेरी सलाह मानिए, केवल 3 याद रखिए, साइन, कॉस और टैन। ये तीनों से आप कोई भी क्वेश्चन लेकर आइए, इसको बना देंगे हम। और इन तीनों से डिग्री कितना पूछेगा याद रखिएगा, 30, 45, 60, यानी कि साइन 30 रट जाइए, याद कर लीजिए। ठीक है, साइन 60 याद कर लीजिए, साइन 45, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, टैन 30, टैन 45, टैन 60। बस
बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं। पहला, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल 30, 45, 60 याद कर लीजिए, पहला कंडीशन समझ आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर आपको यह समझना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहां है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां है, ठीक है। और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, जब आप ये पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपका डायग्राम परफेक्ट बना, 100% सही बना, तो आपका आंसर 100% सही आएगा। नहीं तो अगर आपको आ रहा है लेकिन आपने डायग्राम गलत बना दिया, पूरा क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। यानी पूरा का पूरा ये डायग्राम का खेल है, समझ आ रहा है, ग्राफ का खेल है। अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया तो बनेगा, नहीं बनाया तो नहीं बनेगा, नहीं बनाया तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, सीधी सी बात है। क्लियर वर्ड्स में, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एग्जाम में, इसीलिए डायग्राम बनाना है, दिखाना है, क्योंकि डायग्राम में ABCD नाम लिखोगे तभी ये क्वेश्चन ढंग से बन पाएगा और फुल मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैंने क्या बोला, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा इस डिप्रेशन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, एलिवेशन का। अब चूंकि ये चीजें हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये सब चीजें समझ गए, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे इसमें भी ये लाइन ऑफ साइट है, ये मान लो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे P, यहाँ पे लिख दिया आपको Q और यहाँ R, तो ये जो PR है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, याद रहेगा। बस यही है कि ये टॉप टू बॉटम देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड की तरफ थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, और ये बॉटम टू टॉप देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट अपवर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर बॉटम से टॉप की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एलिवेट कर रहा है ऐसे, एलिवेटर क्या करता है वो ऐसे, वही चीज है। ये क्या कर रहा है, डिप्रेशन कर रहा है। जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो सर नीचे कर लेता है, झुका लेता है ना जी, गर्दन। तो वैसे ही है मैथ्स में भी, है ना, डिप्रेशन आएगा तो वो सर झुका हुआ है यानी कि नीचे की तरफ देखेगा, और डिप्रेशन यानी ग्राउंड लेवल की तरफ देखेगा। तो ये दो बातें समझ आ गई। हाँ, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 1, पुरानी बुक में NCERT में एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 198 में है। अब नई वाली बुक के हिसाब से चलेंगे तो पेज नंबर गड़बड़ होगा, क्योंकि नई वाली बुक में क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है हटा दिए गए हैं नए सिलेबस के हिसाब से। लेकिन आप पूरा पढ़िए, आगे भी काम आएगा कॉम्पिटिटिव में, है ना। और 11th में जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, कुछ छूटेगा नहीं। तो अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या बोल रहा है कि अ टावर स्टैंड, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो वर्टिकली एक टावर खड़ा है, ऐसे बना दिया हमने डायग्राम। मान लो ये सीधा सीधा नहीं बना, इधर बनाया हमने टावर, ये बन गया, ये है मेरा टावर, TOWER, टावर हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि इसके फुट से एक पॉइंट है 15 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मान लो हमने ये ले लिया 15 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब यहां से एक बच्चा खड़ा होकर देखेगा तो इसके टॉप को देखेगा, ऐसे देखेगा ये। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, लिखा हुआ है इसने। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। अब मुझे ये बताओ आप, ये 60 डिग्री दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, हाइट कैसे निकालते हैं वो सुन लेना थोड़ा ध्यान से। मान लो ये ट्रायंगल है ABC, तो आपको क्वेश्चन में लिखने कैसे होते हैं स्टेटमेंट के साथ, वो लिखना सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि लेट AB be the height of द टावर। हमें क्या लिखना है कि AB क्या हो गया, हाइट हो गया किसका, टावर का, ठीक है। नाउ लेट C is the point from B that is BC equals to 15 मीटर, ठीक है, यही वो पॉइंट है। अब आपको ऐसे लिखना है कि एंगल BCA equals to 60 डिग्री is the angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन, यही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। समझ आ रहा है, एंगल थोड़ा ढंग से बना देते हैं। हाँ,
इतना स्टेटमेंट आपने लिख दिया, एग्जामिनर को खुश कर दिया आपने कि हाँ ये इसको लिखने आता है। अब आपको डायरेक्टली अपने मुद्दे पे आना है, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल एबीसी में। अब ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बच्चे यही पूछते हैं कि सर पता कैसे करेंगे कि साइन cos tan लगाना है। आप मुझे ये बताइए, आपको निकालना क्या है, टावर की हाइट, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और चूंकि एंगल जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं, बेस, उसको बेस ही बोलते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री के 90 डिग्री के तो जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका तो यूज हम कर नहीं रहे हैं अभी, तो इसको कट कर दे रहे हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का 3 रेशियो याद करिए जो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो देता हो, tan, यानी कि अगर मैं tan 60 लगा दूं, tan 60 डिग्री, तो मेरा एंगल कैसे डिफाइन होगा, tan 60 परपेंडिकुलर, डेट मीन्स AB बाई में बेस क्या हो जाएगा, BC। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। मैंने आपको पहले ही बोला था, इस 3 के अलावा वो कुछ नहीं आने वाला। AB कितना है आपके पास, तो नहीं पता, यही निकालना है। BC पता है ना, 15 मीटर। अब डायगनली आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो 15 √3 मिल जाएगा, और ये AB। इसका मतलब ये लिख दिया आपने कि जो AB की लेंथ है वो 15 √3 यानी 15 √3 मीटर आ रहा है, यही आ रहा है। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, यहीं लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी टावर है, हो गया, निकाल दिया। लेकिन उनको नहीं पता, मार्किंग स्कीम में स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं आधा मार्क्स, तो आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। पानी चाहिए, हाँ तो चाय वाय कॉफी कुछ नहीं, नहीं चलिए, नहीं बनाया जाए, ओके बता रहे हैं। कौन सर, कोई सर नहीं यहाँ। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एक लास्ट देखिए, इसके बाद अब धीरे धीरे हम समझ गए कि कैसे आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन को बोला गया, सुनो बेटा 3 दिन से लाइन नहीं आ रही है, पोल पे चढ़ जाओ, और पोल की हाइट है 5 मीटर। कितनी हाइट है पोल की, 5 मीटर हाइट है। पोल पे चढ़ा दिया इलेक्ट्रीशियन को। अब बोला कि प्यारे बच्चे ऐसा है कि जब आप पोल, अच्छा इलेक्ट्रीशियन को तो बच्चे नहीं बोल सकते ना, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रीशियन फीमेल है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर अबव द टॉप। अच्छा ये टॉप है पोल का, अब इसकी भी ऊपर उसको जाना है। क्यों जाना है बता रहे हैं, क्योंकि पोल जो होता है ना यहां तक, तो यहां तक तो सीढ़ी जाएगा, यहां से तो तार स्टार्ट है। अब आप सोच रहे होगे यहां क्यों ना, अरे डायरेक्ट यहां सीढ़ी लगाएंगे तो इसी में चिपक जाएगी, फिर करंट लगेगा तो करंट बहुत तेज लगेगा ना, तो इसलिए यहीं तक जाएगी, तो यहां से एक सीढ़ी लगाया गया नीचे। अच्छा ये हाइट कितना है, 1.3 मीटर। एक चीज और बोला गया कि इलेक्ट्रीशियन जो है रिपेयर कर रही इलेक्ट्रिक पोल, हाइट 5 मीटर दिया है और उसको 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर। पूरा हाइट 5 मीटर है, ये जो पूरा हाइट है ना यहां से यहां तक पोल का, ये कितना है 5 मीटर, लेकिन इसको ना 1.3 मीटर नीचे तक ही काम करना है, यानी यहां पे काम करना है इसको, ठीक है, वहां तक चढ़ जा रही है। So what should be the length of the ladder? So it should place when inclined an angle of 60 डिग्री। अब कितने डिग्री पे इसको प्लेस की है, ये एंगल को 60 डिग्री पे प्लेस करके रखी है, ठीक है। How far the foot of the pole should be placed to foot of the ladder? अब पूछ रहा है ना कि how far from the foot of the pole, पोल से कितनी दूरी पे, ठीक है। What should be the length of ladder it's use? तो पहला तो पूछा है कि ये सीढ़ी की लेंथ क्या होगी, ये निकालना है। दूसरे में आपसे पूछा गया है कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा। ये दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले काम करो, इसको नेम लिख देते हैं, ABCD, ऐसा कुछ नाम लिख दिया हमने, ABCD। तो आप लिखोगे लेट AC बी द हाइट ऑफ पोल विच इज
5 मीटर, ठीक है, एंड ए बी इक्वल्स टू 1.3 मीटर। देन आपको ये पता चल गया ना कि बी सी कितना होगा। ए सी में से अगर हम ए बी माइनस कर दे तो बी सी मिल जाएगा, तो 5 माइनस 1.3 मीटर करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 3.7 मीटर के करीब। करीब नहीं, पूरा एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा ना उतना। हाँ ठीक है, आ जाएगा, 3.7 मीटर आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ हो गया 3.7 मीटर। अब फिर से वही फॉर्मूला यूज करिए जो मैंने आपको सिखाया। अभी क्या सिखाया है, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। और क्या निकालना है आपको, ये बेस। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो पहले आप बेस निकाल लीजिए, या हाइपोटेनस कोई भी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और आपको बेस निकालना है तो आपको किसको याद करना पड़ेगा, टैन को। तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल बी सी डी में आपने किसको याद किया, टैन थीटा को ना। तो आप लिख लीजिए टैन 60 बराबर क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन सी डी। टैन 60 √3 होता है। फिर याद करो, यही 3 एंगल पूछा जाएगा आपसे। बी सी क्या है आपके पास, 3.7 है, और सी डी नहीं पता, तो यहाँ से सी डी की लेंथ आप निकाल सकते हैं आसानी से, डायगनली मल्टीप्लाई करके। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। ये नीचे भेज दो, एक काम करो, उतना भी मत करो, इसको इधर भेज के इसी को रिप्लेस कर दो नीचे में। नहीं समझ आ रहा है, देखो इसको यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे। तो √3 सी डी बराबर हुआ ना 3.7, तो आप लिख सकते हो ना सी डी बराबर 3.7 बाई √3, हाँ या ना, लिख सकते हो। हाँ, √3 का वैल्यू रख सकते हैं आप, नहीं भी रख सकते हैं। बुक में रखा हुआ है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, तो हमने ये निकाला है, बुक में रखा हुआ है तो हम रख लेंगे, ठीक है। तो रख देंगे 1.732, ये होता है 1.732, तो आप 1.73 तक रखिए। ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 2.14 मीटर। 2.14 मीटर अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब चूंकि आपका सी डी निकल चुका है तो ये निकल जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, किसी से निकाल लीजिए। तो आप कर लीजिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आप चाहे तो बेस बाई भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करिएगा तो आपको निकालना पड़ेगा साइन 60। साइन 60 आप लिखेंगे तो लिखेंगे बी सी अपॉन बी डी। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2। बी सी आपके पास कितना है, बी सी की लेंथ कितना है आपके पास, तो आपके पास BC की लेंथ है 3.7 और BD कितना आपके पास, तो नहीं पता, यही तो निकालना है। अब इसको मैं कहाँ लिख दूं, इधर इरेज कर दूं क्या, ठीक है, गिर जाओ। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद घुमा फिरा के इसको यहाँ लाइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BD √3 हो जाएगा, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा 3.7 × 2, तो यहाँ से मिल जाएगा BD 3.7 × 2 बाई √3। अब चूंकि हमने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है तो थोड़ा हम बुक से सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। 4.28 मीटर लिख देते हैं। ये भी अप्रॉक्स में, बहुत प्रैक्टिस का यही एक्सपीरियंस होता है कि आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। किस चीज़ का प्रैक्टिस, नहीं इसको सॉल्व करने का नहीं, बुक से तुरंत देख कर आंसर लिखने का। तो ये इतना मीटर अप्रॉक्स आएगा और आप इसको लिख लीजिए। तो ये 2 एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। अब आपने अगर BC DC ऐसे इधर उधर लिख दिया तो एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं, तो इसीलिए आप स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे ना, तो स्टेटमेंट तो भूल ही गए लिखना है, यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर लेंथ ऑफ अ स्टेयर इज 4.28 मीटर। लेंथ ऑफ स्टेयर कितना हो गया, 4.28 मीटर। एंड लेंथ ऑफ फुट ऑफ एंड डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, फुट ऑफ द टावर टू पॉइंट D इज 2.14 मीटर। अब जाकर ये फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।